डिकोड करेंगे इंडस्ट्री की न्यूज़ को। वेलकम टू प्रोसर मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। बुरा मौसम और शुगर केन की कमी के कारण इंडिया के लीडिंग केन प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में 37 शुगर मिल्स पहले ही बंद हो चुकी है। यह ऑपरेशन यूजुअल टाइम से लगभग 2 महीने पहले रुक गए। पिछले साल सिर्फ 11 मिल्स इतनी जल्दी बंद हुई थी और इस बार ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि इस साल शुगर प्रोडक्शन पहले के एस्टीमेट से कम हो सकती है। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक 2024-25 मार्केटिंग ईयर में शुगर का आउटपुट 27 मिलियन मीट्रिक टन होने का एस्टिमेशन था, जो पिछले साल के मुकाबले 14.7% कम है। कुछ डीलर्स का मानना है कि ये प्रोडक्शन और भी कम होकर 26 मिलियन टन तक गिर सकता है। इसका प्राइसिंग और एक्सपोर्ट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मिल्स के जल्दी बंद होने और गवर्नमेंट की तरफ से 1 मिलियन मीट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट की परमिशन की वजह से लोकल शुगर प्राइसेस एक महीने में 10% तक बढ़ गए। मिल्स शुगर एक्सपोर्ट के लिए हाइयर प्राइसेस डिमांड कर रहे हैं, जो 45,000 रुपीज़ पर टन या उससे ज़्यादा है। लेकिन एक्सपोर्ट स्लो चल रहा है क्योंकि मिल्स को लगता है कि प्राइस और बढ़ सकते हैं, इसलिए वो होल्ड कर रही है। देखते हैं इंडस्ट्री के क्या कंसर्न है और सरकार का क्या एक्शन प्लान है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने शुगर सेक्टर में क्राइसिस होने का अलर्ट दिया है। रीजन है कि शुगर स्टॉक्स और प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ना। गवर्नमेंट अब शुगर के मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी एमएसपी को बढ़ाने का सोच रही है। फिलहाल एमएसपी 31 रुपीज़ पर किलो है, जो 2019 के बाद से अनचेंज है। एनएफसीएसएफ ने डिमांड किया है कि एमएसपी को कम से कम 42 रुपीज़ पर केजी तक बढ़ाई जाए, लेकिन उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट भी हुई है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस मार्केटिंग ईयर के लिए शुगर प्रोडक्शन एस्टीमेट को 9.5 लाख टन बढ़ाकर 340 लाख टन किया है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में शुगर केन अवेलेबिलिटी बढ़ने की वजह से किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केन अवेलेबिलिटी अभी भी कम है। एक और बहुत बड़ा क्राइसिस यहाँ पे आ सकता है। एक टेस्ट के मुताबिक इंडिया के ऑनलाइन और लोकल मार्केट से खरीदी गई शुगर सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। ये हेल्थ के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और कंज्यूमर सेफ्टी को लेके नए सवाल भी खड़े कर रहा है। तो देखा जाए शुगर इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे और एक्सपोर्ट स्लो है। साथ ही एमएसपी बढ़ाने की ज़रूरत है और माइक्रो प्लास्टिक जैसे हेल्थ कंसर्न भी इशू क्रिएट कर रहा है। इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को मिलकर इन चैलेंजेस को टैकल करना पड़ेगा। इंडिया का लगेज मार्केट 2024 तक 1500 करोड़ तक पहुंचने का एस्टिमेट है, जिसमें हर साल 5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। क्रिसिल के मुताबिक 2023 में यह मार्केट 15,000 करोड़ का था और अगले कुछ सालों में 10 से 15% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑर्गेनाइज लगेज मेकर को रेवेन्यू ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, जो 18% से गिरकर 8 से 10% तक होने का एस्टिमेट है। और इसकी डिमांड साइड को अगर हम देखें, हार्ड लगेज की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोग अब ड्यूरेबिलिटी को प्रिपेयर करते हैं। टूरिज्म और कॉर्पोरेट ट्रैवल भी स्टेडी हो गया है, जो लगेज की डिमांड को स्टेबल बनाता है। वही टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और लोग अब लाइफस्टाइल और ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। साथ ही ई कॉमर्स बूम ने उन्हें ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल करवा दिए, जो डिमांड को और भी पुश कर रहे हैं। इनके की प्लेयर्स और कॉम्पिटिशन की बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वीआईपी इंडस्ट्रीज, सैमसोनाइट और सफारी डोमिनेट करते हैं, जिनके पास 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। कुछ स्टार्टअप्स भी है जैसे मोकुबारा, असेंबली अपर केस, ईयूएमई और नसेर माइल भी मार्केट में अपना नाम बना रहे हैं। इन स्टार्टअप को पिछले 3 सालों में $100 मिलियन से भी ज़्यादा फंडिंग मिल चुकी है। एग्रेसिव प्राइसिंग और इन्वेंटरी लेवल्स के कारण इकोनॉमिक सेगमेंट में सेलिंग प्राइसेस इम्पैक्ट हो सकते हैं। कंपनी स्पेसिफिक बात करें, अपर केस लगेज ब्रांड जो वीआईपी इंडस्ट्री के फॉर्मर एमडी सुदीप घोष ने स्टार्ट किया था, नए कैपिटल रेज करने के लिए एसएल से बात कर रहे हैं। वीआईपी इंडस्ट्री अपने लॉस मार्केट शेयर रीगेन करने के लिए नए प्रोडक्ट्स और ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी पे फोकस कर रहा है। सैमसोनाइट, सफारी और वीआईपी इंडस्ट्री की ग्रोथ रिसेंट क्वार्टर में थोड़ी स्लो रही थी। प्रोडक्ट इनोवेशन भी हो रहा है। एआई पावर सूटकेस, टीएसए लॉक्स वाले ट्रॉलीज, बिल्ड इन पावर बैंक्स और स्टाइलिश डिजाइन जैसे इनोवेशन अब मार्केट में आ रहे हैं। नए मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के कारण अब ड्यूरेबल और फंक्शनल स्टॉप बैग्स बनाना पॉसिबल हो गया है। टियर 2 और टियर 3 सिटी में भी ग्रोथ हो रहा है। लगेज मार्केट इन रीजन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये कुछ मेन रीज़न है। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम,
लोगों के पास ज़्यादा पैसे आने से उन्हें बेटर क्वालिटी लगेज लेने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। ई कॉमर्स बूम, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। इंक्रीज ट्रैवल, बिजनेस और लेजर ट्रैवल की वजह से लगेज की डिमांड बढ़ रही है। और डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव से ब्रांड्स अपने एक्सपेंशन और रीजनल स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोकल ब्रांड्स नेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। लोकल ब्रांड्स का नेशनल ब्रांड से मुकाबला, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में लोकल ब्रांड्स नेशनल ब्रांड्स को टफ कंपटीशन दे रहे हैं। प्राइसिंग में अफोर्डेबल रेट्स पर क्वालिटी प्रोडक्ट देना इनका स्ट्रेंथ है। वर्ड ऑफ माउथ भी मार्केटिंग हो रही है। रिकमेंडेशन के थ्रू लोगों का ट्रस्ट और सेल्स बढ़ रहा है। और साथ ही लोकलाइज मार्केटिंग, लोकल कल्चर और प्रेफरेंस के हिसाब से मार्केटिंग करते हैं। ई कॉमर्स का भी यूज़ होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं जहाँ नेशनल ब्रांड फिजिकली अवेलेबल नहीं होते। अब बात करते हैं बम्बू इंडस्ट्री की। नॉर्थ ईस्ट के बम्बू फार्मर्स के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर अमेजोन के साथ मिलकर बम्बू प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो चलिए इस इनिशिएटिव के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बम्बू का पोटेंशियल। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की 38% बम्बू नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होता है? ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कहना है कि बम्बू को प्रोसेस करके फर्नीचर और दूसरे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जो आगे एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। चेन्नई जैसा शहर जो फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है, बम्बू प्रोडक्ट के लिए एक परफेक्ट मार्केट बन सकता है। अमेजोन और दूसरी कंपनियों से भी पार्टनरशिप होंगी। अमेजोन के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है। त्रिपुरा और नागालैंड से शुरुआत की जा रही है, जहाँ पर एंड टू एंड वैल्यू प्रोसेसिंग का काम होता है। मतलब बम्बू को ग्रो करने से लेकर प्रोसेसिंग और फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ मैनेज किया जाएगा। अमेजोन और बाकी कंपनीज नॉर्थ ईस्ट के बम्बू फार्मर्स और एसआईजी को वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेंगी। ये प्रोडक्ट्स पहले डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च होंगे और फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे। एक्सपोर्ट का भी टारगेट है। मिनिस्ट्री का प्लान है कि क्वालिटी बम्बू प्रोडक्ट को बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड जैसे नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी ये एक वैल्यू चेन क्रिएट करेगा जो बम्बू फार्मर्स के लिए इनकम बढ़ाने के साथ नॉर्थ ईस्ट के इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। फार्मर्स और फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए भी मौका है। चंचल कुमार जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है, उनका कहना है कि बम्बू फार्मर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये इनिशिएटिव फार्मर को एग्रीगेट करने और उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट एंड टू एंड यूजर तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। साथ ही चेन्नई की फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए भी ये एक नई रॉ मटेरियल अपॉर्चुनिटी बनेगा। अब बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक बात क्लियर कर दी है, अगर इनोवेशन नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। फार्मा इंडस्ट्री में इनोवेशन का रोल। पीयूष गोयल जी ने रिसेंटली मुंबई में एक इवेंट के दौरान फार्मा इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर को एड्रेस किया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि इनोवेशन के बिना फार्मा इंडस्ट्री का फ्यूचर डार्क है। उन्होंने स्विट्जरलैंड, यूएस और जापान का एग्जाम्पल दिया, जहाँ कंपनीज की इनोवेशन की वजह से लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इनोवेशन सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है। रिसर्च और गवर्नमेंट इंसेंटिव। गोयल जी ने एक और जरूरी बात हाईलाइट की कि हमारी इंडस्ट्री अक्सर रिसर्च के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव का वेट करती है। उन्होंने कहा हमारे देश की माइंडसेट कमज़ोर हो गई है, हम हमेशा सरकार की तरफ देखते हैं। ये बात सोचने वाली है दोस्तों, क्योंकि फार्मा एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इनोवेशन ही सक्सेस का असली फार्मूला है। अगर हम इनोवेट नहीं करेंगे तो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। फ्यूचर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी के बारे में। इंडस्ट्री को नए चैलेंजेस और लाइफस्टाइल पैटर्न के साथ अपडेट रहना होगा। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि फार्मा इंडस्ट्री को क्वालिटी और इनोवेशन दोनों पर फोकस करना होगा। उन्होंने एक और ज़रूरी पॉइंट उठाया कि इंडस्ट्री में जो लोग नकली ड्रग्स बना रहे हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करना भी जरूरी है। ये सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए नहीं बल्कि पूरे सेक्टर की क्रेडिबिलिटी के लिए भी जरूरी है। ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। गोयल जी ने गवर्नमेंट के एक नए इनिशिएटिव का जिक्र किया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये फंड 50,000 करोड़ का होगा, जो 2023 से 2028 के दौरान रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करेगा। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोड्यूस लेकर आने चाहिए, एकेडमिया के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए और इनोवेट इन इंडिया, पेटेंट इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया का विजन रखना चाहिए। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है। गोयल जी ने बताया कि EFTA कंट्रीज और इसराइल की कंपनीज इंडिया आ रही है बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने। इंडिया फार्मा कंपनीज के लिए ये एक बड़ा मौका है, जहाँ पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के थ्रू ग्लोबल मार्केट तक रीच किया जा सकता है। तो ये इंडस्ट्रियों के बारे में था। अब बात करते हैं
कि इस साल के Q3 रिजल्ट के बारे में। इंडिया के Q3 रिजल्ट की जो थोड़े म्यूटेड है, लेकिन ऐसा लगता है कि बुरा वक्त शायद खत्म होने वाला है। फाइनेंशियल स्ट्रेन और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का असर प्रॉफिट पर दिख रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर में पॉजिटिविटी भी देखने को मिल रही है। अब तक का ट्रेंड ये कह रहा है कि लिस्टेड कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा। इसका कारण एक तरफ ऑयल और गोल्ड इंपोर्ट का प्रेशर, दूसरी तरफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और ट्रेड रेगुलेशन। एक्सपर्ट को ये उम्मीद थी कि ये क्वार्टर उतना खास नहीं होगा, तो रिजल्ट वैसे सरप्राइज नहीं करते। एक एनालिसिस के मुताबिक बीएससी की टॉप 500 कंपनी में से 332 का एग्रीगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर क्वार्टर में 16.39% से बढ़ा है। रेवेन्यू 5.6% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और पीबीआईटी 13.7% से ऊपर गया। पर अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो एग्रीगेट पैट 14.66% से बढ़ा है और रेवेन्यू सिर्फ 2.7%, यानी अभी भी चैलेंज है। सेक्टर वाइज एनालिसिस करें, अब आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ थोड़ा ब्राइटनेस है। यूएस और यूरोप के स्लोडाउन के फियर्स अब खत्म हो गए। इस क्वार्टर में आईटी कंपनीज का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.5% और पैट 2.6% से बढ़ा। कंपनीज काफ़ी ऑप्टिमिस्ट है और ये अर्निंग्स गाइडेंस में भी दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर की कहानी, बीएफएसआई सेक्टर में प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक ने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बनाए रखा। एग्रीगेट पैट 22.9% से बढ़ा और रेवेन्यू 5.07% ऊपर गया। लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ एक चैलेंज है जो बैंक को अभी भी फेस करना पड़ेगा। एफएमसीजी सेक्टर, हाई कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ा। एफएमसीजी कंपनीज को फेस्टिव सीजन का बूस्ट मिला, पर हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट और फूड इन्फ्लेशन मार्जिन को मारते दिख रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसे जायंट्स की रेवेन्यू ग्रोथ 11.5% हुई, लेकिन पैट सिर्फ 2.47% बढ़ा। एनालिस्ट का कहना है कि टैक्स स्ट्रक्चर और मानसून के आउटपुट से सेक्टर में पॉजिटिविटी आ सकती है। ऑटो सेक्टर में भी मिक्स रिजल्ट मिले। ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड तो बढ़ी, पर पैट 8.9% ईयर ऑन ईयर घट गया। रूरल डिमांड ने ट्रैक्टर्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल को सपोर्ट किया, पर टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल के लिए आउटलुक थोड़ा अनसर्टन है। ऑयल और केमिकल सेक्टर, ऑयल और गैस कंपनी का रेवेन्यू 2.4% घट गया और पैट 18.11% नीचे आ गया। लेकिन केमिकल सेक्टर थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि कंपनीज ने कैपेक्स और कोर कंपनी पर ध्यान दिया। एनालिस्ट का कहना है कि डिमांड पिकअप होने पर सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग होगा। ओवरऑल बात यह है कि इंडिया के लिए 2025 का थर्ड क्वार्टर म्यूटेड रहा, लेकिन ऑप्टिमिज्म अभी भी है और एक्सपर्ट का कहना है कि बजट के मेजर और आरबीआई के लिक्विडिटी स्टेप से सिचुएशन बेटर होंगी। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए।